सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को ट्यूशन भाग 2 10वीं वर्ग के छात्रों को बड़े भाई साहब कहानी का अंतिम भाग चौथा आपको अध्यापन कराने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए हैं। जब दूसरी बार भी भाई साहब परीक्षा में असफल हो गए, फेल हो गए और कहानी के लेखक छोटे भाई पुनः क्लास में अव्वल हुए, प्रथम आए, तो उनका व्यवहार में काफ़ी नम्रता हो गई बड़े भाई साहब की। कई बार वे मुझे डांटने का, कहते हैं लेखक कि कई बार वे मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रह गया, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता की भी बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता यानी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, मेरा नसीब ठीक है। इससे भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने में अर्थात तिलंगी पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब मेरा सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो जाता था। फिर भी मैं भाई साहब का आदर करता था, इज्जत करता था, सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से चलती रहती। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ पतंग की ओर यानी नीचे की ओर गिरता हुआ चला रहा था। ऐसे उड़ने वाले पतंग की ओर मेरे मन थे। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लग्गे लेकर, बांस के डंडे लेकर, झाड़दार बांस के थे उसको लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे के कोई खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, एक सा है, बराबर है, न मोटर है, न कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ हैं, ऐसे मैदान हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से क्रोधित होकर गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे, माने एक आधा पैसा के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं है, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है कि अब नीची जमात के छोटी छोटी कक्षा के बच्चों के बीच में तुमको नहीं रहना चाहिए। तुम 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन, मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, किरानी बाबू हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ, माने मिडिल क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास पास लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वें जमात वाले हमारे लीडर, नेता और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती, उनके देख रेख में, उनके संरक्षण में काम करते हैं।
और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए अर्थात पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अक्ली पर, कम बुद्धि पर दुख हो रहा है। तुम जहीन हो अर्थात तेजस्वी हो, इंटेलिजेंट हो, तेजस्वी हो, इसमें शक नहीं है। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज केवल एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी जमात में क्यों ना आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे साथ हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उम्र का, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA पास हो जाए, डिफिल और डिलीट क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से समझ आती है, समझदारी आती है। हमारी अम्मा ने कौन सा दर्जा पास किया है? कोई दर्जा पास नहीं किया। दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं पढ़े। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने का और सुधारने का पूरा अधिकार है, हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए हैं और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे बहुत ज़्यादा है। दैव न करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं। यदि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर, रोग पहचान कर इलाज करेंगे और उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुला लेंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ पैसा दादा भेजते हैं उसे हम लोग 15-20 दिन में खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधा में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और मान सम्मान के साथ, नेकनामी के साथ बिताया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास करके आए हैं। 1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। उनके खुद का घर इंतजाम करते थे तब खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। और जब से उनकी माँ आई है, अपने हाथ में प्रबंध लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। भाईजान, यह गरुड़ या अहंकार घमंड दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर सी लग रही होगी। मैं उनकी इस नई उक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई।
मैंने सजल आंखों से हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको इसका कहने का अधिकार है। अपने इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने बालकों के मन की उसी कमजोरी को सजीव चित्रण किया है जिसका जिक्र वे प्रस्तुत कहानी के पूर्ववर्ती अंश में कर आए हैं। खेल के प्रति एक अज्ञात मोह जो बच्चों के मन को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। यहाँ एक कटी हुई पतंग का वर्णन है जो अपनी डोर से कटकर गिर रही थी। लेखक का बाल मन उत्तेजित हो उठा और उसे लूटने के लिए दौड़ा। फिर जो अनुभव प्रेमचंद ने वर्णन किया है वह एक प्रौढ़ व्यक्ति की अपने बचपन पर व्यक्ति की गई राय या अपनी भावना का वर्णन किया गया है। भाई साहब ने मुझे, छोटे भाई कहते हैं कि भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले मैं कनकौवे उड़ाने के लिए तुम्हें मना नहीं करता हूँ, मेरा भी मन करता है, मन ललचता है, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, यह कर्तव्य भी मेरे सिर पर है। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उन्होंने उसकी डोर को पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ा। भाई साहब के इस तरह के भावना को देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मेरे भाई साहब कितने महान हैं, मेरे लिए कितना सोच अब त्याग करते हैं। यह सोचकर छोटे भाई अवाक रह जाते हैं, उनके मन दर्दों से, छटपटाहट से भर जाता है। वे परेशान हो जाते हैं कि मैं कितना गलत सोचता हूँ और मेरे भाई कितने महान हैं, मेरे लिए मेरा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज मैंने स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड बड़े भाई साहब कहानी का अंतिम भाग 4 भी अध्यापन कराया। पूरी कहानी को मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। इसको अच्छी तरह से लेखक के परिचय समेत याद करेंगे। प्रश्नोत्तर आपको भेजा हुआ है और निकट भविष्य में आपको ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। उसके लिए 2 लेसन पद्य खंड और 2 लेसन गद्य खंड से संभावित प्रश्न है, उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। आज इतना ही, अब अगले क्लास में